हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी होम साइंस के फिजियोलॉजी पार्ट से रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना ब्लड से रिलेटेड सारे ही पॉइंट जो भी पूछे गए हैं आपके पेपर में, आपके सिलेबस में, उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज़ कंफर्म करनी हो या फिर कोई भी आपको इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग ज़रूर से उसका आपको आंसर करेंगे सो दैट आपको क्लियर रहे कि हमारा कौन सा पॉइंट टॉपिक खत्म हो चुका है, कौन सा पॉइंट हम कर चुके हैं। और अगर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो हम वो भी अपलोड कर देंगे। जैसे कि आपका जो ब्लड वाला पॉइंट था, उससे पहले हम लोगों ने कोशिका की संरचना ये सब देखा था। फिर उसके बाद हमने ब्लड देखा, लिम्फ देखा, हृदय और उसकी संरचना, रक्त का जमना, रक्त का निर्माण एवं विघटन, नसें एवं धमनी का दबाव, ये सारी चीजें जो ब्लड से रिलेटेड थी वो हमने सब कवर कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा श्वसन तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। ये हमारी इसकी पार्ट 1 वीडियो है। इससे रिलेटेड हम आपको 3 से 4 वीडियोस अपलोड करेंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है इसमें श्वसन की कार्यप्रणाली, फिर है हमारा फेफड़ा और तंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। तो इस तरीके से आपके श्वसन तंत्र का शिरा एवं रासायनिक नियंत्रण, अनोक्सिया, असीफिया और कृत्रिम श्वसन, इस तरीके के कुछ टॉपिक इसमें बताए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम लोग सिलेबस को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं रेस्पिरेशन की बेसिक नॉलेज को, बेसिक पॉइंट को जो इन्होंने पूछा हुआ है उसके बारे में। अगर आप विजिटर है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्लोबल गुंजन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वहां पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिलते रहेंगे। और आपको हम कुछ क्विक रिवीजन से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, उनको भी जरूर से चेक कीजिएगा, जिससे कि आपको आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को ज्यादा से ज्यादा लर्न करें। और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ पीजीटी वाले स्टूडेंट टीजीटी की वीडियोज भी देखें और टीजीटी वाले स्टूडेंट पीजीटी की वीडियो भी देखें। देखिए ज्यादा लर्न कर लेना बेकार नहीं है, बट कम करना कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हम चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र, इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। इसका जो मेन फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब जो मुख्य अंग है, वो हमारा फेफड़ा होता है। आपसे पूछा जाता है कि आपका जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा होता है, तो वो होता है फेफड़ा, जिन्हें हम इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। और आपके सहायक अंग कौन कौन से हैं? सहायक अंग है आपका नासिका, नोज, नासामार्ग, नेजल पैसेज, कंठ या फिर श्वसन यंत्र यानी कि लैरिंग्स, और श्वसन नलिका यानी कि ट्रेकिया। तो आपके सहायक हैं, यानी कि हेल्पिंग ऑर्गन्स है। और जो आपका मेन फंक्शनल यूनिट या फिर मेन फंक्शनल ऑर्गन होता है वो आपका श्वसन में फेफड़े का होता है। जैसे कि आपका ब्लड में हार्ट का रोल था, हृदय का रोल था, उसी तरीके से आपका श्वसन तंत्र में फेफड़े का मेन रोल होता है। तो जो हमारा श्वसन तंत्र है, इसमें डिफरेंट जैसे कि आपके ऑर्गन हैं और डिफरेंट सहायक अंग हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके अगर हम नासिका की बात करें, जैसे कि नोज है, जिसे हम नोज कहते हैं इंग्लिश में। इसमें अगर इनिशियली अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें स्टार्टिंग में 2 नोस्ट्रल्स होते हैं, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में नथुने या फिर बाह्य नासा छिद्र कहते हैं। ये आपको दिखाई देंगे, ये बाहर से अंदर की तरफ खुलते हुए अंदर देखेंगे तो इसमें हमें नेसल स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, जिसे नासा पट कहते हैं। और फिर ये जो नासा गुहा होती है, ये 2 दाएं और बाएं 2 भागों में बटी हुई होती है। बहुत बेसिक सी चीज है, इनको हम देखकर इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते कि कितने आपके नथुने होते हैं, मतलब नोस्ट्रल्स होते हैं, और कैसे ये दाएं और बाएं में बांटता है। ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन चीजें हैं, उनको हम आपको आगे बता देंगे। जैसे कि नासामार्ग मुख गुहा में फेरिंग्स के भाग में जाके खुलता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका नासामार्ग है, यानी कि आपकी जो नेजल पैसेज है, वो आगे जाकर आपका ग्रसनी में यानी कि फेरिंग्स में जाके खुलता है। नासामार्ग से अत्यधिक घुमावदार और नम होने के कारण इसमें जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन या फिर जो भी वायु हम ग्रहण करते हैं वो शरीर के ताप के बराबर हो जाती है, क्योंकि इसमें श्लेष्म कला के माव होने के कारण जो वायु है उसमें वायु में से धूल, कीटाणु, ये सारी चीजें फेफड़ों में जाने से बच जाती हैं। हमारी जो हमने इनहेल जो की है एयर, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है लैरिंग्स।
जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। ये जो स्वर यंत्र होता है ये आपका ये ग्रसनी के पश्च भाग में जाकर आगे गले की वो घाटी द्वार में जाकर ये खुलता है और इसमें भोजन ग्रासनाल में जाके पहुंचता है। श्वसन की वायु की ग्रसनी में श्वसन नलिका में पहुंचने वाला छिद्र घाटी कहलाता है, यानी कि जिससे हम श्वसन करते हैं वो घाटी होता है, या फिर इसे हम कंठ द्वार या फिर ग्लॉटिस कहते हैं, GLOTTIS ग्लॉटिस कहते हैं। तो ये जो ग्लॉटिस होता है इसके ऊपर उपास्थि का बना हुआ एक पत्ता जैसा एक ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, यानी कि घाटी ढापन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो ये जो है ये एक ही मार्ग है। इसके जब हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये एक ही मार्ग के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर ये एक पैसेज का काम करते हैं। जैसे भोजन निगलते समय ये जो हमारा ग्लॉटिस वाला पार्ट है ये बंद कर लेता है और जो शेष भाग है वो खुला रहता है। इससे भोजन श्वासनाल में नहीं जाता है और हमको, अगर हम जैसे कि बात करते में, खाना खाते में सांस लें या फिर दोनों चीजें एक साथ करने की कोशिश करें तो हमें धक्का लग जाता है और जिससे कि हमारे गले में एक जलन जैसी होने लगती है। ये इसी का कारण होता है कि जब हमारा खाना श्वासनाल में पहुंच जाता है, मतलब ये जो एपिग्लॉटिस है जब वो बंद नहीं होता है और हम ये बहुत रैंडम वर्क है और एकदम से हो जाता है, तब इस प्रोसेस में हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो ये हमारा हो गया आपका लैरिंग्स का पार्ट। अब मेन हम बात करते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया की आपसे लंबाई और व्यास पूछा जा सकता है, तो हमने यहाँ इसको स्पेशली मेंशन कर दिया है कि जो ट्रैकिया होता है उसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, इसका व्यास 1.5 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर होता है। ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है जिन्हें हम श्वास नलियां या फिर ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाइज जो होती हैं इनको हम हिंदी में श्वासनियां कहते हैं। ये इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रत्येक शाखा, मतलब जो ब्रोंकाई है उसकी प्रत्येक शाखा, हर एक पार्ट अपनी ओर के फेफड़े की ओर डिवाइड होकर आगे जाके बढ़ता है। जैसे कि आपका एक ये श्वसन यंत्र होता है, उसके बाद जो आपका ये ट्रैकिया होता है ये आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पर आपके ये फेफड़े की संरचना होती है। इस तरीके से आपके फेफड़े की संरचना होती है, एक 2 लोब्स में होता है और एक 3 लोब्स में डिवाइड होता है। तो इसमें जाकर ये आगे फेफड़ों में ये आगे जाके प्रवेश कर जाती है इस तरीके से। तो फिर उसके बाद श्वसन नाल की दीवार में से 16 से 20 उपास्थियों के अधूरे छल्ले होते हैं। ये जो छल्ले यहाँ पर बनाए थे ये अधूरे छल्ले होते हैं। और ब्रोंकाई की अंतिम शाखाएं कूपिका नलिका यानी कि आपकी एल्वोलियर डक्ट्स कहलाती है। जो इसकी लास्ट जो शाखाएं होती हैं उनको हम एल्वोलियर डक्ट्स कहते हैं, यानी कि हिंदी में कूपिका नलिकाएं कहते हैं। फिर हमारा जो लास्ट मेन ऑर्गन आता है वो होता है लंग्स या फिर फेफड़े। ये मुख्य श्वसनांग है। ये गहरे कत्थई या फिर सिलेटी रंग के होते हैं। ये अत्यंत कोमल होते हैं, स्पंजी और खोखले और लचीले अंग होते हैं ये आपके। और इसके ही साथ में जो हमारे चारों ओर से ये दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच में एक गुहा बनी होती है, मतलब एक कैविटी होती है जिसे हम फुसफुस गुहा या फिर प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो आपको ये टर्म याद रखना है कि प्लूरल कैविटी क्या होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। साथ में ही आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों ये कितनी झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। तो ये हमारे फेफड़े 2 झिल्लियों से घिरे हुए होते हैं और जहां पर 2 झिल्ली होती हैं, किसी भी चीज के बारे में हम बात करें तो उसके बीच में एक कैविटी होती है और उस कैविटी में एक लसलसा पदार्थ भरा हुआ होता है। ये भी हमें याद रखना है। अब हम फेफड़ों की बात करें तो फेफड़े संख्या में 2 होते हैं। दायां फेफड़ा बायां फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। अब देखिए आपको बहुत क्लियरली याद रखना है कि कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बहुत बेसिक सा है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा आपका फेफड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये आपका जो दायां कौन सा होता है, जिससे हम दाना खाते हैं, मीन्स जिससे हम खाना खाते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से अपेक्षाकृत कुछ बड़ा होता है। हमारी जो राइट साइड बॉडी पार्ट है उसमें उस तरह साइड हर एक ऑर्गन कंपैरेटिवली हमारे लेफ्ट साइड से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये आपको याद रखने में इजी रहेगा।
क्योंकि ये हमारे बॉडी का एक रेशियो है जिसमें आपका राइट साइड लिटिल बिट बड़ा होता है। क्योंकि हमने जब कल की वीडियो देखी थी तो उसमें भी ये देखा था कि जब हम अगर बॉडी का नाप लेते हैं, फैब्रिक जब हम कपड़े सिलवा रहे होते हैं तो उसमें भी हम एक साइड से नाप लेते हैं, और टेलर जो अगर ट्रेंड है और एजुकेटेड है तो वो देखेंगे कि वो आपका राइट साइड से आपका अधिकतर नाप लेते हैं, क्योंकि राइट साइड की बॉडी का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है आपके लेफ्ट साइड से। तो इससे आपको ये याद रहेगा। जो दायां फेफड़ा है वो 3 पिंडों में विभक्त होता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया था आपको, ये आपका 3 लोब्स में डिवाइड होता है। और जो बायां होता है 2 खांचों के द्वारा एक खांच के द्वारा 2 भागों में डिवाइड होता है, मतलब एक डिवाइडेशन के थ्रू वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद जो भीतरी संरचना की अगर हम इसकी बात करें, मतलब जो हमारे फेफड़े हैं वो अंदर से किस तरीके के दिखाई देते हैं, तो ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई देते हैं और स्पंजी होते हैं, ये असंख्य होते हैं। ये असंख्य वायु कोशों में ये बटे रहते हैं। वायु कोशों को इंग्लिश में हम एल्वोलाई कहते हैं। ये बहुत सारी एल्वोलाइज होती हैं इसके अंदर, मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये दिखाई देता है। जो अगर हम बात करें वयस्क में तो एल्वोलाई की संख्या 15 करोड़ के लगभग हो सकती है। फेफड़ों का जो सामर्थ्य होता है, मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना, उसको कंट्रोल करना, उसको एक्सक्रीट करना, ये दोनों इनहेल और एक्सहेल करने की जो पावर होती है उसको हम फेफड़ों का सामर्थ्य कह सकते हैं। तो फेफड़े कभी भी खाली नहीं रहते हैं, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। हमारा हृदय भी कभी खाली नहीं होता है। जैसे ही अगर हृदय खाली होगा या फिर काम करना बंद कर देगा तो ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। इन द सेम वे आपके जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो भी कभी खाली नहीं रहते हैं, और बल्कि ये भी हमेशा काम करते रहते हैं और इनमें ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट रहती है। और इसमें लगभग 2.3 लीटर वायु सदैव भरी रहती है। इस वायु को हम कार्यात्मक अवशेष वायु कहते हैं। मतलब ये हमारे ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए बेसिक और इम्पोर्टेंट वायु है जो रिक्वायर्ड होती है। 2.3 लीटर्स वायु हमारे फेफड़ों में हमेशा भरी हुई रहती है, ये हमें याद रखना है। सामान्यतः प्रत्येक श्वास में हम लगभग 0.5 लीटर वायु फेफड़ों में भरते हैं व निकालते हैं, इसे हम प्रवाही वायु कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवाही वायु कौन सी होती है। देखिए, प्रवाही वायु टर्म को अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको एनवायरमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं कि प्रवाही वायु कहीं हमारे एनवायरमेंट, संवातन और इन सब चीजों से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन प्रवाही वायु जो है उस वायु को कहते हैं जो प्रत्येक श्वास में हम लगभग 1.5 लीटर वायु फेफड़ों में जब भरते हैं और निकालते हैं, मतलब जो इनहेल और एक्सहेल करने की जो प्रोसेस रहती है उसको हम प्रवाही वायु कहते हैं। लंबी श्वास लेकर हम जब प्रवाही वायु को 3.5 लीटर तक ग्रहण कर सकते हैं, मतलब जो वायु हम 0.5 लीटर सिर्फ हम ग्रहण कर रहे थे, अगर हम उसको डीप ब्रीथ करें, जैसे कि हम योगा करते हैं या फिर हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डीप ब्रीथ लेते हैं, या फिर हमारे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हम बहुत भाग लेते हैं तो हमसे क्या कहा जाता है कि आप डीप ब्रीथ कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, 0.5 लीटर की जगह पर क्या होता है 3.5 लीटर हम ऑक्सीजन तक ग्रहण कर लेते हैं। इसे हम अंतः श्वसन सामर्थ्य कहते हैं। मतलब हमारा जो लंग्स है वो कितनी कैपेसिटी रखते हैं इनहेल करने की, वो 3.5 लीटर जो आपकी वायु है उसको इनहेल करने की पावर रखते हैं। अब बात आती है कि आपके श्वसन की परिभाषा क्या है। इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं कि श्वसन की क्या परिभाषा है या किस तरीके से उसको परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को हम श्वसन कहते हैं। यह आपकी बड़ी बेसिक सी और आपकी कहें कि बुकिश लैंग्वेज में आपकी एक परिभाषा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि कोशिकाओं में, यानी कि आपकी जो सेल्स हैं, सेल्स को जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उनमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को हम श्वसन कहते हैं। मतलब जो आपके बॉडी की सेल्स हैं उनमें जो भी आपका बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ये ऑक्सीजन श्वसन या फिर रेस्पिरेशन का नाम दे रहे हैं। या फिर दूसरी भाषा में बात करें, दूसरे शब्दों में कहें तो श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में, यानी कि चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंट हो, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है।
ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो इसको ये श्वसन कह रहे हैं। इसमें दो चीजें और ऐड होती हैं आपकी इन अभिक्रियाओं के दौरान। निर्मुक्त हुई ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है, मतलब जो आपकी ऊर्जा निर्मुक्त हुई है, मतलब जो फ्री हुई है, उसे एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। आई होप आपको इसका मीनिंग पता होगा, क्योंकि आपसे कभी कभी फुल फॉर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो एटीपी आपकी मुक्त होती है, संचित हो जाती है और जैविक क्रियाओं के काम आती है। इससे ये जो एडीपी है यानी कि एडिनो डाइफॉस्फेट में ये बदल जाती है। जैसे ही वो यूटिलाइज हो जाता है एटीपी, जो एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल उसके साथ ऐड हुआ था, जैसे ही वो यूटिलाइज हो जाता है जैविक क्रियाओं में, तो वो वापस से एडिनो डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी में बदल जाती है। एडीपी पुनः ऊर्जा प्राप्त करके एटीपी में बदल जाते हैं। मतलब जो एडीपी है वो तो प्रेजेंट रहता ही है, जैसे ही उसको ऑक्सीजन का एक अणु मिल जाता है तो वो एटीपी हो जाता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो वो एडीपी रहता है। और ऊर्जा का ये वाला चक्र हमेशा चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारे जो फेफड़े हैं वो एटीपी और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। इस तरीके से देखिए हमने बेसिक्स जो थे हमारे वो देख लिए कि क्या क्या चीजें हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आती हैं। बेसिक जैसे मैं आपको एक बार और रिवीजन में दूं तो नोज है आपकी, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, 2 ब्रोंकीज हैं और 2 लंग्स हैं, और उन जो कि आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन का काम करते हैं। लंग्स की संख्या 2 होती है, स्पंजी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और ये आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और जब आपके जो रेस्पिरेशन के पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आपका बेसिक देख लिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे सारी प्रोसेस को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो जो अपना अपलोड किया है क्विक रिवीजन वाला, उसमें एक क्वेश्चन पर काफी स्टूडेंट्स ने डाउट क्रिएट किया है, क्योंकि वो लोग पढ़ रहे हैं और उनको ये चीज पता है कि हमारे रेशम को क्वीन ऑफ द फैब्रिक्स कहा जाता है और कॉटन को किंग ऑफ द फैब्रिक्स कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आयोग कुछ आंसर्स को गलत आंसर्स को सही टिक करवा देते हैं और उस टाइम पर उसी को सही माना जाता है। तो जो वीडियो में मैंने आपको बताया है वो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वो वीडियोस आपकी अपलोड हो रही हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो उसके अकॉर्डिंग है। अब आपका सवाल आता है कि मैम अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आता है और सेम ऑप्शंस होते हैं तब हम क्या टिक करेंगे। तो देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ आप कोई भी एक पब्लिश कोई भी कर देते हैं कि आप ये वाली बुक, आपको सारा सब्जेक्ट सारा कंटेंट मिल जाएगा, ये पढ़ लीजिए, तो वैसी कोई बुक ना परचेज करें, बल्कि कोई भी आपकी जो रिलायबल और जो आपकी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनको लीजिए। जैसे कि जो भी वैलिड पब्लिकेशंस हैं, जिनको आप, अगर कोई भी आंसर गलत आपका है जो आयोग ने सही कर दिया है, तो आप उनको एज अ प्रूफ, जो प्रूफ बुक्स होती हैं उनको आप शो कर सके और अपने आंसर को बता सके, तो तब आप उस चीज को मतलब केस किया जाता है और उसके बाद में आप अपने आंसर के लिए लड़ सकते हैं। तो वहां पर आप अपना आंसर सही टिक करेंगे कि आपका जो कॉटन होता है वो किंग होता है और जो सिल्क होती है वो क्वीन ऑफ द फैब्रिक होती है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू वीडियो था, तो जो लोग अवेयर हैं, जिन्हें पता है, उनको मैंने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया है। अभी तक जिनको नहीं पता था वो लोग अपने आप को मार्क कर लें करेक्ट, और इसी तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी को करते हुए, मेरी वीडियोस को देखते हुए और भी चैनल्स को, जहां से भी आपको जो कंटेंट मिल रहा है उसको लेते हुए तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।